नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आप अपने हालचाल मुझे बता सकते हो। मैंने 2 बार क्लास रिकॉर्ड कर दी है, लेकिन टेक्निकल इश्यू के कारण दोनों ही बार क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। मैं आपको सोशल ज्योग्राफी कंप्लीट करवा रहा हूँ एक ही क्लास में। तो मैं आप तीसरी बार प्रयास कर रहा हूँ और शायद तीसरी बार में तो रिकॉर्ड हो ही जाएगी। ठीक है साथियों, आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी आईएसी को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आप जो है मेरे साथ बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, सोशल ज्योग्राफी मैं आपको एक क्लास में पूरी दूंगा। इसमें आपको जो है वो सामाजिक भूगोल एस टी मौर्य की पढ़नी है, ये बुक लानी है आपको। इसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ना है, दूसरा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, 8वां और 9वां चैप्टर पढ़ना है, 17वां और 18वां चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सामाजिक भूगोल, अर्थ विषय, क्षेत्र एवं उद्देश्य, सोशल ज्योग्राफी, मीनिंग, स्कोप एंड एम्स। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी टॉपिक जो है एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको क्या याद रखना है, क्या याद नहीं रखना है, पूरी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मनुष्य एक सक्रिय भौगोलिक कारक है जो प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न रूपों में प्रभावित होता है और साथ ही अपने ज्ञान, कौशल तथा आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन करके सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण करता है। इस सांस्कृतिक भूदृश्य का विश्लेषण करना मानव भूगोल का परम उद्देश्य है। इस प्रकार सामाजिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें मानव समाज के विभिन्न भौगोलिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और मानव भूगोल की एक अभिनव शाखा है सामाजिक भूगोल, जिसका वास्तविक विकास 1950 के पश्चात की घटना है। सामाजिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें भौतिक तथा मानवीय पर्यावरण के संबंध में मानव के विभिन्न सामाजिक पक्षों के क्षेत्रीय व्यवस्थापन का अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव समाज तथा भौतिक एवं मानवीय पर्यावरण के मध्य पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों तथा सामाजिक अंतःक्रियाओं और उनमें उत्पन्न परिणामों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक भूगोल की परिभाषा। आपको सामाजिक भूगोल की परिभाषा याद नहीं रखनी, आपको समझने के लिए पढ़नी है। आपको पॉपुलेशन, पॉलिटिकल और एग्रीकल्चर में डेफिनेशंस याद रखने हैं और आपको जो है सोशल और कल्चर में डेफिनेशंस याद नहीं रखनी, आपको समझने के लिए पढ़ना है। सामाजिक भूगोल की परिभाषा। जॉन आइल्स कहते हैं कि जॉन आइल्स की आप बुक याद रखना, सोशल ज्योग्राफी इन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। वाटसन क्या बोलते हैं कि सामाजिक भूगोल भूतल के विभिन्न प्रदेशों की पहचान समग्र पर्यावरण के संदर्भ में सामाजिक तत्वों के संगठन के रूप में करता है। फिर पहल क्या बोलते हैं, सामाजिक भूगोल किसी स्थानिक पृष्ठभूमि में सामाजिक भूगोल से परिभाषित जनसंख्याओं को समझने के लिए वांछित प्रतिरूपों एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन है। फिर बूटीमर क्या बोलते हैं, सामाजिक भूगोल अपने सामाजिक भूगोल अपने सामाजिक पर्यावरण के संदर्भ में सामाजिक वर्गों के क्षेत्रीय प्रतिरूपों तथा कार्यात्मक संबंधों, सामाजिक क्रियाओं की ग्रंथियों की आंतरिक संरचना एवं बाह्य संबंधों और सामाजिक संचार में विभिन्न माध्यमों की अभिव्यक्ति से संबंधित है। फिर जॉन आइल्स क्या बोलते हैं, सामाजिक भूगोल दुर्लभ संसाधनों के वितरण एवं अभिगमन से उत्पन्न सामाजिक प्रतिरूपों तथा प्रक्रियाओं, सामाजिक कारणों के परीक्षण और सामाजिक तथा पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु सुझावों का विश्लेषण है। फिर जैक्सन एवं स्मिथ क्या बोलते हैं, यह यानी कि सामाजिक भूगोल एक अन्योन्य क्रियावादी संदर्भ है जिसका उद्देश्य यह प्रकट करना होता है कि सामाजिक संरचना किस प्रकार परिभाषित तथा सामाजिक अन्योन्य क्रिया द्वारा अनुरक्षित होती है, और जो यह अध्ययन करता है कि किस प्रकार सामाजिक जीवन सामाजिक संबंधों की स्थानिक संरचना के माध्यम से भौगोलिक रूप में संस्थापित होता है। जॉनसन, ग्रेगरी और स्मिथ की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सामाजिक भूगोल भूगोल की एक शाखा है जिसे सामाजिक भूक्षेत्र के संदर्भ में सामाजिक तथ्यों के विश्लेषण के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, सामाजिक भूगोल का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ सोशल ज्योग्राफी। इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, सामाजिक भूगोल की प्रकृति, सामाजिक नेचर ऑफ सोशल ज्योग्राफी, मनुष्य और समाज, मैन एंड सोसाइटी,
समाज और पर्यावरण, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, समाज और संस्कृति, सोसाइटी एंड कल्चर। सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक समस्याएं, नियोजन एवं नीतियाँ। ठीक है, सोशल प्रॉब्लम, प्लानिंग एंड पॉलिसीज। सामाजिक भूगोल का उद्देश्य, सामाजिक भूगोल का जो मेन पर्पज है, जो मेन उद्देश्य है, वो क्या है? वेलफेयर अप्रोच है। वेलफेयर अप्रोच सामाजिक कल्याण की भावना होती है। ठीक है, इनके उद्देश्य को मैं थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ, आपको समझने के लिए अच्छा रहेगा। सामाजिक भूगोल इस विश्लेषण पर बल देता है कि भूतल के किसी भाग में रहने वाला कोई मानव समूह या समाज अपने सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए पर्यावरण के साधनों का किस प्रकार प्रयोग करता है। इस प्रकार इसके अंतर्गत पर्यावरण के साथ समाज द्वारा किए जाने वाले अनुकूलन, पर्यावरण समायोजन, प्रादेशिक और स्थानिक संगठन का अध्ययन किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, समाज और पर्यावरण के मध्य पारस्परिक कार्यात्मक संबंध होते हैं। अतः सामाजिक भूगोल का उद्देश्य समाज और पर्यावरण के पारस्परिक क्रियाशील संबंधों का विश्लेषण करना होता है। किसी क्षेत्र या प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक भूदृश्य के निर्माण में सामाजिक प्रक्रियाओं या सामाजिक अंतःक्रियाओं का विशेष योगदान होता है। अतः इन प्रक्रियाओं के स्वरूप का स्पष्टीकरण और सामाजिक विकास में इनकी भूमिका एवं प्रकृति का विश्लेषण करना ही सामाजिक भूगोल का उद्देश्य है। हम सामाजिक भूगोल के उद्देश्य आपको बता रहे हैं। सामाजिक भूगोल के अध्ययन का परम उद्देश्य सामाजिक कल्याण यानी कि वेलफेयर अप्रोच होता है। इसके लिए किसी पर्यावरण या क्षेत्र में व्याप्त विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं के प्रत्यक्षीकरण द्वारा उनके समाधान हेतु सार्थक एवं उपयोगी उपायों पर विचार किया जाता है। सामाजिक भूगोल का उद्देश्य केवल सामाजिक पारिस्थितिकी या मानव पारिस्थितिकी का अध्ययन ही नहीं, बल्कि इससे कहीं व्यापक है। इसके अंतर्गत ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि का भी अध्ययन सम्मिलित होता है, जिसके बल पर कोई समाज अपने पर्यावरणीय दशाओं को नियंत्रित करके उनका उपयोग करता है। मैंने अभी क्लास रिकॉर्ड की थी, वो लगभग एक चैप्टर बचा था, सारी क्लासें रिकॉर्ड कर दी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, टेक्निकल इश्यू आ गया और ये रिकॉर्ड जो है वापस पूरा डिलीट हो गया। सामाजिक भूगोल की प्रकृति तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। सामाजिक भूगोल की प्रकृति जो है वो गत्यात्मक विज्ञान है, यानी कि सोशल ज्योग्राफी इज डायनेमिक साइंस। सामाजिक भूगोल सामाजिक परिस्थिति का अध्ययन है। समाज शास्त्र की भांति सामाजिक भूगोल भी किसी व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि मानव समूह या समाज का अध्ययन करता है। सामाजिक परिस्थिति मानव परिस्थिति के ही तुल्य और समानार्थी है। अमेरिकी भूगोलवेता एच.एस. बेरोज जो थे, उन्होंने सोशल इकोलॉजी या फिर ह्यूमन इकोलॉजी दी थी। ये एग्जाम में पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। मानव या सामाजिक पारिस्थितिकी मूलतः एक नियतिवादी विचारधारा है जो समाज को पर्यावरणीय शक्तियों की उपज मानती है। ठीक है, सामाजिक भूगोल सामाजिक समूहों का अध्ययन है। सोशल ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स। इसमें देखना है कि सामाजिक भूगोल किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि व्यक्तियों के समूह का अध्ययन करता है, ग्रुप्स का अध्ययन करता है। सामाजिक भूगोल सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक संबंध, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संस्थाएं तथा इसे संबंधित परिस्थिति सम्मिलित होती हैं। ठीक है, सामाजिक भूगोल भू क्षेत्र के संदर्भ में सामाजिक तथ्यों का विश्लेषण है। सोशल ज्योग्राफी इज द एनालिसिस ऑफ सोशल फिनोमिना इन रिलेशन टू स्पेस। क्लार्क बोलते हैं सामाजिक तथ्यों के विश्लेषण के रूप में परिभाषित है ये सामाजिक भूगोल। सामाजिक कल्याण की सामाजिक भूगोल का परम लक्ष्य है। सोशल वेलफेयर इज द प्राइम एम ऑफ सोशल ज्योग्राफी। सामाजिक भूगोल सांस्कृतिक भूदृश्य के अध्ययन से संबंधित है। सोशल ज्योग्राफी इज रिलेटेड इन द स्टडी ऑफ कल्चरल लैंडस्केप। ठीक है, और कार्ल सावर फादर ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी आपको ध्यान रखना है। और ठीक है, कार्ल सावर आपको एग्जाम में आ सकता है, मैचिंग में आ सकता है, वैसे क्वेश्चन आ सकता है। सामाजिक भूगोल समाज के स्थानिक संगठन का अध्ययन है। सोशल ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। अब है सामाजिक भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। तो सामाजिक भूगोल का ये आपको नहीं पढ़ना है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। सामाजिक भूगोल और समाजशास्त्र में रिलेशन है, सामाजिक भूगोल और हिस्ट्री में रिलेशन है, सामाजिक भूगोल और मानव शास्त्र में रिलेशन है, सामाजिक भूगोल और अर्थशास्त्र में रिलेशन है, सामाजिक भूगोल और राजनीति में संबंध है। ठीक है, तो 2 चैप्टर मैंने आपको करवा दिए हैं, पहला और दूसरा चैप्टर।
अब मैं आपको 8वां चैप्टर करवाता हूँ ना, 8वां 9वां 17वां 8वां चैप्टर है 70 नंबर पेज पे। सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल प्रोसेस, सोशल इंटरेक्शन। सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया सामाजिक प्रक्रिया का सबसे सरल रूप है। मैकाइवर के अनुसार सामाजिक प्रक्रिया एक विधि है जिसके अंतर्गत किसी समूह के सदस्यों में एक बार संबंध स्थापित होने पर वे निश्चित स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया सामाजिक अंतःक्रिया की विधि है जिसमें सहयोग एवं संघर्ष, एकीकरण एवं पृथक्करण, विकास तथा पतन सभी समाहित होते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक आवश्यकता ही अंतःक्रिया की मूलाधार होती है। ठीक है, ग्रीन बताते हैं सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में। ग्रीन बताते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया के अंतर्गत ये पारस्परिक प्रभाव आते हैं जिसे व्यक्ति एवं समूह अपनी समस्याओं को हल करने और अपने लक्ष्यों की पूर्ति के प्रयत्न में एक दूसरे पर डालते हैं। जिस्ट बताते हैं सामाजिक अंतःक्रिया वह पारस्परिक प्रभाव है जिसमें मनुष्य परस्पर उत्तेजना और अनुक्रिया द्वारा एक दूसरे पर डालते हैं। डॉसन और गेटिस बताते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया की क्रिया वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य एक दूसरे के मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया की मौलिक दशाएं, बेसिक कंडीशंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। सामाजिक संपर्क, सोशल कॉन्टैक्ट। ठीक है, सामाजिक संपर्क जो है सकारात्मक यानी पॉजिटिव भी हो सकता है और नकारात्मक यानी नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप परस्पर जुड़ रहे हो तो वो सकारात्मक हो जाएगा और अलग हो रहे हो तो नकारात्मक हो जाएगा। और ये प्राथमिक संपर्क भी होता है और द्वितीयक संपर्क भी होता है। प्राथमिक संपर्क होता है जिसमें आप जो है प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए होते हो ना, ऑनलाइन ऑफलाइन जिसको हम बोलते हैं। और अप्रत्यक्ष होता है ऑफलाइन ऑनलाइन जिसको हम आपस में इंटरनेट वगैरह जैसे इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह से जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। संचार, कम्युनिकेशन से अगर हम जुड़ते हैं तो उसको संचार वाला बोलते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया के रूप या सामाजिक प्रक्रियाएं, फॉर्म्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन और सोशल प्रोसेस। संयोजक अंतःक्रिया जो आपस में जोड़ती हैं कौन कौन सी है, सहयोग है और समायोजन है या समंजन है। आत्मसातीकरण है। वियोजन अंतःक्रिया कौन सी होती है, प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता, संघर्ष जो आपस में अलग करती है। सामाजिक अंतःक्रिया का ये चार्ट आपको ध्यान रखना है, रिवीजन के लिए पढ़ना है इसको। संयोजन अंतःक्रिया सहयोग, समायोजन, सात्मीकरण। वियोजन अंतःक्रिया प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। अब अपन पढ़ते हैं सहयोग। मैकाइवर ने सहयोग दो प्रकार बताए थे, प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग। ठीक है, अगर अपन एक साथ जो कार्य करते हैं एक समय में एक साथ ज्ञानेंद्रियों के साथ परस्पर जुड़े हुए करते हैं तो वो प्रत्यक्ष सहयोग होता है। और इनडायरेक्ट अगर हम किसी से जुड़ते हैं, सहयोग करते हैं तो वो इनडायरेक्ट होता है। इसमें जो है अपन अलग अलग जगह पे पर्पज एक ही होता है लेकिन अलग अलग जगह से आपस में जुड़े होते हैं, अलग अलग जगह से सहयोग करते हैं। 3 वर्ग होते हैं, ग्रीन ने बताए थे। प्राथमिक सहयोग जो परिवार के साथ होता है, द्वितीयक सहयोग जो मतलब प्रत्यक्ष रूप से जुड़े नहीं होते हैं लेकिन भिन्न, द्वितीयक सहयोग के अंतर्गत जो प्रत्यक्ष रूप से जुड़े नहीं होते, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक समूह, संगठनों आदि में पाया जाता है ना। जैसे एक जाति का जो लक्ष्य हो गया वो हो गया, एक धर्म का जो लक्ष्य हो गया वो हो गया। तृतीयक सहयोग, तृतीयक सहयोग जो अवसरवादी होता है, जैसे एक टाइम के लिए फ्रेंड हो जाते हैं और दूसरे टाइम के लिए अलग हो जाते हैं। समायोजन या व्यवस्थापन, एडजस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं। वास्तव में समायोजन संघर्ष को कुछ समय के लिए टालने की स्थिति होती है। समायोजन के प्रकार, समन्वयात्मक एंड कोऑर्डिनेटिव एवं सिमुलेशन जो एक लेवल पे होता है वो समन्वयात्मक होता है और उच्च पदीय अधीनस्थ होता है। सुपर ऑर्डिनेट या फिर सबऑर्डिनेट जो अलग अलग स्तर पर होता है, ऊंचे ऊपर और नीचे में। जो हायरार्की में जो होगा वो उच्च पदीय होगा और समन्वयात्मक होगा वो एक लेवल पे होगा। समायोजन के ढंग, मेथड्स ऑफ एकोमोडेशन, बल प्रयोग से हो सकता है, समझौते से हो सकता है, इनकी कॉम्प्रोमाइज से हो सकता है और सहनशीलता टॉलरेंस से हो सकता है, परिवर्तन से हो सकता है, कॉन्वर्जन जिसको हम बोलते हैं शोधन से हो सकता है, सबमिलेशन जिसको हम बोलते हैं युक्तिकरण, रिटाइलाइजेशन से हो सकता है, पंच निर्णय एट्रीब्यूशन से हो सकता है। समायोजन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ अकोमोडेशन। समायोजन का महत्व क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सामाजिक व्यवस्था की स्थिरता तथा समूह के एकीकरण में संघर्ष सबसे बड़ा बाधक है। समायोजन संघर्ष को दूर करता है और सामाजिक व्यवस्था को स्थिर करता है। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष से भिन्न
छिन्न भिन्न परिस्थिति में संशोधन के द्वारा उसे पुनः व्यवस्थित तथा स्थापित किया जाता है। समायोजन के पश्चात सामान्यतः विरोधी पक्ष एक दूसरे के मूल्यों, विचारों, संस्कृति आदि से परिचित होते हैं और सहिष्णु या सहनशीलता का दृष्टिकोण अपनाते हुए आत्मसातीकरण के मार्ग का अग्रसर होते हैं। समायोजन द्वारा विभिन्न व्यक्तियों, समाजों तथा राष्ट्रों में सहयोग की भावना जागृत होती है और प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता के रूप में होने वाले तथ्य को समायोजन द्वारा कम किया जा सकता है। इससे उपभोक्ताओं को वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ते मूल्य पर प्राप्त हो जाती है। अब सात्मीकरण या आत्मसातीकरण क्या होता है? संघर्ष से एकीकरण की ओर अग्रसर होने का प्रथम चरण समायोजन होता है और अंतिम चरण सात्मीकरण होता है। मतलब समायोजन एडजस्टमेंट जो प्रारंभिक अवस्था होती है और सात्मीकरण जो है वो एंड की अवस्था होती है। बोगार्ड्स बोलते हैं कि सात्मीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अन्य व्यक्तियों की मनोवृत्तियां एकीकृत हो जाती हैं और इस प्रकार वे एक संयुक्त समूह के रूप में विकसित होते हैं। अब इसमें फेवरिंग फैक्टर्स कौन से थे? सात्मीकरण में सहायक कारक कौन कौन से होते हैं? सहनशीलता या सहिष्णुता, टॉलरेंस, घनिष्ठ सामाजिक संपर्क, इंटीमेट सोशल कॉन्फ्लिक्ट, मिश्रण, एमालगेमेशन, सांस्कृतिक समानता, कल्चरल सिमिलरिटी, समान आर्थिक स्थिति, सिमिलर इकोनॉमिक कंडीशन। और इसके अवरोधक कौन कौन से होते हैं? सात्मीकरण के अवरोधक: ऊंच नीच की भावना, पृथकता, भौतिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता, सामाजिक उत्पीड़न। अब है प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता। प्रतिस्पर्धा किसी ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए होड़ होती है जिसमें इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं होती, जो इतनी मात्रा में नहीं उपलब्ध होती कि उसकी मांग को पर्याप्त रूप से पूर्ण किया जा सके। कंपटीशन जो आप देख रहे हो, कंपटीशन जो होता है, प्रतिस्पर्धा की विशेषताएं सीमित वस्तु के लिए होती है, अव्यक्तिक इम्पर्सनल होती है, अचेतन होती है, अनकॉन्शियस एक्टिविटी होती है, सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, यूनिवर्सल प्रोसेस होता है, एक सतत प्रक्रिया होती है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। प्रतिस्पर्धा के प्रकार: गिलिन और गिलिन ने प्रतिस्पर्धा के 4 प्रकार बताए। आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धा, सांस्कृतिक रूप से प्रतिस्पर्धा, स्थिति या पद के लिए प्रतिस्पर्धा, प्रजातीय प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का महत्व: यह प्रगति की ओर ले जाती है, सामाजिक अनुभव और ज्ञान में वृद्धि करती है और उचित स्थान को निर्धारित करती है, प्रसिद्धि पाने, पुरस्कार या पद पाने की प्रेरणा प्रदान करती है। प्रतिस्पर्धा के दोष कौन कौन से हैं? प्रतिस्पर्धा के दोष मजूमदार ने बताए हैं। निराशा उत्पन्न हो जाती है, एकाधिकारी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संघर्ष अब है कॉन्फ्लिक्ट। यह युद्ध का ही एक संशोधित स्वरूप है जिसमें हिंसा और बदला लेने की इच्छा संबंधित होती है। संघर्ष सहयोग का विलोम है, यह एक चेतन प्रक्रिया है। ग्रीन क्या बोलते हैं? जानबूझकर विरोध करने को ग्रीन संघर्ष बताते हैं। गिलीन जो है प्रत्यक्ष रूप से हिंसात्मक तरीके को जो है वो संघर्ष बताते हैं। संघर्ष के प्रकार: टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। गुप्त एवं प्रत्यक्ष संघर्ष हो सकता है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक संघर्ष हो सकता है। व्यक्तिगत संघर्ष पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, व्यक्तियों के बीच में। वर्ग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, वर्ग संघर्ष हो गया। जातियों के बीच में कास्ट कॉन्फ्लिक्ट हो गया। प्रजातीय संघर्ष रेशियल कॉन्फ्लिक्ट हो गया। राजनीतिक संघर्ष पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया। सकारात्मक प्रभाव पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब जो है संघर्ष के पॉजिटिव इम्पैक्ट कौन से होते हैं? आंतरिक एकता सुदृढ़ होती है ना, आंतरिक कलह भी कम हो जाती है। विजय समूह या राष्ट्र एक महान बन जाता है, ठीक है ना, जो विजय होता है वो प्रगतिशील बनता है, सुदृढ़ आधार प्रदान होता है। अंतिम परिणति समझौता, सद्भावना और आत्मसातीकरण के रूप में होती है। संघर्ष के परिणाम स्वरूप विभिन्न संस्कृतियों को मिलने से नवीन तथा संशोधित संस्कृति उत्पन्न होती है। नकारात्मक प्रभाव नेगेटिव इम्पैक्ट कौन कौन से होते हैं? नकारात्मक या हानिकारक होता है मोस्टली। कटुता आ जाती है, विनाश या हिंसा होती है, पराजित समूह जो है वो बहुत ज़्यादा गर्त में चला जाता है। तो 3 चैप्टर हो चुके हैं आपके। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं मैं, सामाजिक संस्करण, जाति और वर्ग, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, कास्ट एंड क्लास। सामाजिक संस्करण का अर्थ, इसका मीनिंग क्या होता है? सामाजिक संस्करण या स्त्रीकरण समाज को उच्च तथा निम्न वर्गों में विभाजन तथा स्तर निर्माण की एक व्यवसाय है जो मानव समाज के इतिहास में सामान्यतः
प्रत्येक देश काल में उपस्थित होती है। ठीक है। सामाजिक स्त्रीकरण सामान्यतः सामाजिक विभेदीकरण का परिणाम होता है। ये व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामाजिक भी हो सकता है। ठीक है। सामाजिक संस्करण समाज के सदस्यों तथा समूहों को विभिन्न सोपानिक स्तरों हायरार्कियल स्टेटा में विभाजित करने की प्रक्रिया है। आगबर्न और नेबुकॉफ क्या बताते हैं, ये आपको डेफिनेशन याद नहीं रखनी है, आपको बेसिकली पढ़ना है समझने के लिए। सामाजिक संस्करण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों तथा समूहों को न्यूनाधिक स्थायी परिस्थितियों के उच्चता और निम्नता क्रम में श्रेणीबद्ध किया जाता है। टालकाट और फार्कन्स बोलते हैं कि सामाजिक संस्करण का अभिप्राय किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का उच्च और निम्न पदानुक्रम में विभाजन होता है। रेमंड मोरे बोलते हैं कि सामाजिक संस्करण समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन है। जिस बर्ट क्या बोलते हैं, सामाजिक संस्करण का अभिप्राय समाज या विभिन्न ऐसी स्थायी श्रेणियों तथा समूहों में विभाजन से है जो उच्चता और अधीनता के संबंधों द्वारा परस्पर संबंध होते हैं। ठीक है। सामाजिक संस्करण की विशेषताएं, यह एक सोशल प्रोसेस है। सामाजिक स्त्रीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक होती है। संस्करण प्रत्येक देश काल में समाजों में न्यूनाधिक मात्रा में अवश्य पाई जाती है। स्वरूप में भिन्नता होती है। भारत में सामाजिक स्त्रीकरण मुख्यतः जाति प्रथा पर आधारित होता है, जबकि यूरोपीय समाज में जो है अर्जित गुणों के आधार पर होता है। असमानता जनक होती है सामाजिक संस्करण, असमानता उत्पन्न करती है, प्रतिबंधित अंतःक्रिया है। ठीक है। सामाजिक संस्करण के आधार 3 आधार होते हैं सामाजिक संस्करण के। किसने बताए थे? वेबर ने। आर्थिक, व्यावसायिक और राजनीतिक। कार्ल मार्क्स जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और द दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल बुक्स किसकी है? कार्ल मार्क्स की। आपको ध्यान रखना है। कार्ल मार्क्स ने केवल आर्थिक आधार पर बल दिया है। कार्ल मार्क्स कौन से बताते हैं? पूंजीवादी और श्रमिक आधार। जैविक आधार, बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में कौन कौन सी? लिंग के आधार पर, आयु के आधार पर, प्रजाति के आधार पर और जन्म के आधार पर, यानी कि सेक्स के बेस पे, एज के बेस पे, रेस के बेस पे और बर्थ के बेस पे। सामाजिक सांस्कृतिक आधार, सोशियो कल्चरल बेसिस, आय एवं संपत्ति, इनकम एंड प्रॉपर्टी। ठीक है। ऑक्यूपेशन के बेस, व्यवसाय के आधार पर और रिलीजियस नॉलेज के आधार पर, पॉलिटिकल पावर के आधार पर, सामाजिक संस्करण के आधार पर। सामाजिक संस्करण के प्रकार, कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके? बंद स्त्रीकरण होता है जिसमें जो है वो चेंज नहीं होता। जैसे जाति जो होती है वो बंद में आती है, वो चेंज नहीं होती है, जन्म से जाति का निर्धारण हो जाता है। और जो वर्ण थे प्राचीन टाइम में, वो भी वर्ण व्यवस्था थी, वो भी क्या है? बंद में ही आएगी, वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है। 4 वर्ण आपको पता होंगे कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये बंद हो गया। अब मुक्त या खुला क्या होता है? ये चेंज हो सकता है। जैसे ऑक्यूपेशन होता है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा, और आर्थिक स्तर होता है वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, वो चेंज हो सकते हैं। सामाजिक वर्गों का निर्धारण जन्म के अतिरिक्त अन्य आधारों पर होता है, जबकि जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने सामाजिक स्तर या स्थिति को बदल सकता है, अतः ऐसे सामाजिक स्त्रीकरण को खुला स्त्रीकरण कहते हैं। ये आय एवं संपत्ति के बेस पर हो सकता है, इनकम एंड प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं। व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर हो सकता है, नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन के बेस पे हो सकता है, लेवल ऑफ एजुकेशन के बेस पे हो सकता है, और रिलीजन के बेस पे हो सकता है, और रेजिडेंशियल प्लेस निवासी स्थान के आधार पर हो सकता है, और राजनीति के आधार पर हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के आधार पर हो सकता है। जाति का अर्थ, जाति की डेफिनेशन देख लेते हैं। पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित सामाजिक वर्ग को जाति कहते हैं, कुली बोलते हैं। रिजले बोलते हैं कि जाति परिवार या परिवारों के समूह का एक संकलन है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जो एक काल्पनिक पूर्वज मनुष्य या देव से सामान्य उत्पत्ति को मानता है। ब्लंट क्या बोलते हैं? जाति एक अंतर्विवाह समूह तथा अंतर्विवाही समूह का संकलन है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसकी सदस्यता आनुवांशिक होती है, जो अपने सदस्यों का सामाजिक सहवास के रूप में विषय में कुछ प्रतिबंधित लगाता है। ये जाति हो गई। जाति की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? घुरिये ने 8 विशेषताएं बताई थी और एन दत्ता ने 6 विशेषताएं बताई हैं। समाज का खंडात्मक विभेदन, सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, ये इसकी विशेषता है। सामाजिक पदानुक्रम, सोशल हायरार्की इसकी विशेषता है। और अंतर्विवाह प्रथा,
इंडोग्रेमी सिस्टम, ये इसकी विशेषता होती है जाति की। और परंपरागत व्यवसाय, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, ये भी इसकी विशेषता होती है। खान पान पर प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शन ऑन फूडिंग, ये भी इसकी विशेषता होती है। और इनबॉर्न मेंबरशिप, ये भी इसकी विशेषता होती है। सामाजिक एवं धार्मिक विशेषाधिकार, सोशल एंड रिलीजियस प्रिविलेंस, ये भी इसकी विशेषता होती है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, ये सिद्धांत आपको ध्यान रखने हैं। परंपरागत या देवी उत्पत्ति का सिद्धांत किसमें बताया जाता है? मनुस्मृति में। इसमें बताया जाता है कि किसी भी देवता या फिर किसी भी विशेष प्रकार की पूर्वज जिसके कारण हमारी उत्पत्ति हुई है, ये देवी प्रकृति ज़्यादा जो मनुष्य स्मृति में बताई गई कि ब्रह्मा से उत्पत्ति हुई है सभी की। ब्रह्मा की विभिन्न अंगों से सभी जातियों की उत्पत्ति हुई है। प्रजातीय संबंध, प्रजाति के आधार पर, ठीक है। प्रजातीय संबंध कौन बताते हैं? घुरे, रिचले, मजूमदार और रेयन दत्ता बताते हैं। यह आपको पूरा पढ़ना है प्रजातीय सिद्धांत वाला। और व्यवसायिक सिद्धांत ऑक्यूपेशनल थ्योरी कौन देते हैं? नेसफील्ड देते हैं। थिंकर तो आपको जरूर ध्यान रखना है। ऑक्यूपेशन के बेस पे, मतलब वो व्यवसाय करने वाले माली हो गए और नाई हो गए, अलग अलग जो अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग कटिंग वाले नाई हो गए, माली जो हैं वो खेती का या फिर फसल का काम करते हैं, ठीक है, काश्तकार वगैरह सभी हो गए। ये नेसफील्ड ने दिया था। राजनीतिक सिद्धांत किसने दिया था? घुरे और अब्बाई ने दिया था, अब्बे डुबाई ने दिया था, मतलब राजनीतिक आधार पर। इस सिद्धांत के अनुसार जाति प्रथा ब्राह्मणों द्वारा स्वयं को सामाजिक पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करने के उद्देश्य से आविष्कृत चतुर्यपूर्ण व्यक्ति का परिणाम है, युक्ति का परिणाम है, ठीक है। धार्मिक सिद्धांत, रिलीजियस थ्योरी कौन देता है? होकार्ड और सेनकार्ड देते हैं, ठीक है। सामाजिक स्त्रीकरण या जाति प्रथा की उत्पत्ति धार्मिक नियमों या रीति रिवाजों के परिणाम स्वरूप हुई है, ये इसमें बताते हैं। विकासवादी सिद्धांत किसने दिया था? हटन ने दिया था, जिसको इवोल्यूशनरी थ्योरी या फिर बहुकारक सिद्धांत बताते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि भारतीय जाति कई भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है जो अन्य कहीं भी इस प्रकार सम्मिलित रूप में नहीं पाए जाते हैं। जाति प्रथा में अभिनव सिद्धांत, रिसेंट चेंज इन कास्ट सिस्टम, विभिन्न जातियां वर्ग का रूप धारण करने लगी। इस प्रकार एक सामाजिक वर्ग में अनेक जातियों के लोग सम्मिलित होते हैं और अपने हितों में मिलजुल कर साथ में संघर्ष करते हैं। जाति प्रथा में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक, अब जाति प्रथा में चेंज आ रहा है, किस कारण आ रहा है? वो जो है पाश्चात्य संस्कृति के कारण आ रहा है, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के कारण आ रहा है, प्रजातंत्र की स्थापना के कारण आ रहा है, जजमानी प्रथा के समापन के कारण आ रहा है, शिक्षा के प्रसार के कारण आ रहा है, भौतिकतावादी दृष्टिकोण के कारण आ रहा है, सरकारी नीति के कारण आ रहा है। जाति प्रथा में प्रमुख परिवर्तन, जातीय महत्व में ह्रास हुआ है, जातीय प्रतिबंधों में ह्रास हुआ है, उच्च और निम्न जातियों के बीच सामूहिक दूरी में कमी आई है, और व्यावसायिक गतिशीलता के कारण चेंज हुआ है, भोजन संबंधी प्रतिबंधों में कमी आई है, और विवाह संबंधी प्रतिबंधों में शिथिलता आई है, स्पष्टता में कमी आई है। अब है सामाजिक वर्ग, सोशल क्लास जिसको हम बोलते हैं। सामाजिक वर्ग क्या होता है? जन्म के आधार पर निर्धारित व्यक्तियों के समूह को सामान्यतः जाति की संज्ञा दी जाती है, और जन्म के अनुसार अन्य आधारों पर बनाए गए मनुष्यों के समूह को सामाजिक वर्ग कहते हैं। सामाजिक वर्गों का निर्धारण आयु, लिंग, शिक्षा, आय या संपत्ति, व्यवसाय, भाषा, धर्म आदि के आधार पर किया जाता है। मैकाइवर और पेज जो है वो सामाजिक स्थिति के आधार पर अन्य लोगों से पृथकता को बताते हैं। आगबर्न और निकॉफ जो है व्यक्तियों का योग होता है, ये बताते हैं। और गोल्डबर्ग बताते हैं कि व्यक्तियों या परिवारों का समूह होता है जो आर्थिक स्थिति लगभग समान होती है। जिन्सबर्ग बताते हैं सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो व्यवसाय, संपत्ति, शिक्षा, जीवन पद्धतियों, विचारों, भावनाओं, मनोवृत्तियों और व्यवहारों में एक दूसरे से पृथक होती है। ओल्सन बताते हैं सामाजिक वर्गों का निर्माण उन व्यक्तियों से होता है जिन्हें लगभग समान मात्रा में शक्ति, सुविधाएं और समान प्राप्त होती है। सामाजिक वर्ग की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? सदस्यों की स्थिति में समानता होती है, पद सोपान की उपस्थिति पाई जाती है, वर्गानुसार अंतःक्रिया होती है, ऊंच नीच की भावना होती है, परिवर्तनशीलता होती है, अस्थायी प्रकृति होती है, और अर्जित समान सदस्यता होती है, और वर्ग चेतना की उपस्थिति होती है। वर्ग निर्धारण के आधार, बेसिस ऑफ क्लास डिटरमिनेशन,
इनकम और प्रॉपर्टी, आय तथा संपत्ति के आधार पर कार्ल मार्क्स इसका जो है वो बताते हैं इसके बारे में। व्यवसाय ऑक्यूपेशन के आधार पर, एजुकेशन शिक्षा के आधार पर, पॉलिटी शासन तंत्र के आधार पर, धर्म रिलीजन के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, प्लेस ऑफ रेजिडेंस के आधार पर। अब ये जो अंतर दिया हुआ ना, ये आपको पढ़ना है पूरे चैप्टर में, और जातियों का जो सिद्धांत दिए गए हैं वो पढ़ना है, और कुछ नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। अगर आप रिवीजन करोगे तो आपको यही पढ़ना है। जाति का आधार जन्म है और पिता की जाति ही पुत्र की जाति होती है, जबकि वर्ग को धन संपत्ति आय व्यवसाय शिक्षा धर्म आदि के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जाति एक बंद वर्ग है जिसकी सदस्यता आजीवन बनी रहती है और उसे बदला नहीं जा सकता, जबकि सामाजिक वर्ग में खुलापन पाया जाता है और उसे बदला जा सकता है। जाति की सदस्यता प्रदत्त की और स्थायी होती है, जबकि सामाजिक वर्ग की सदस्यता व्यक्ति द्वारा अर्जित होती है जिसमें परिवर्तन संभव होता है। और जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति का व्यवसाय परंपरागत और पूर्व निर्धारित होता है, जबकि सामाजिक वर्ग का व्यवसाय निश्चित नहीं होता है। एक ही वर्ग के व्यवसाय अलग अलग हो सकते हैं। जाति प्रथा जो होती है वो अंतर्विवाही समूह होता है जिसके सदस्य अपनी ही जाति में विवाह करते हैं, जबकि सामाजिक वर्ग में क्या होता है, सामाजिक वर्गों में विवाह संबंधी प्रतिबंध नहीं होते, अतः कोई भी व्यक्ति अपने से ऊपर या निम्न वर्ग में विवाह के लिए स्वतंत्र है। और जाति जो है वो जाति व्यवस्था में सामाजिक स्थिरीकरण के नियम कठोर होते हैं तथा दो जातियों के बीच सामाजिक दूरी निश्चित होती है। जाति में खान पान संबंधी प्रतिबंध पाए जाते हैं और प्रत्येक जाति के भोजन संबंधी अपने पृथक नियम होते हैं, जबकि वर्ग व्यवस्था में क्या होता है, सामाजिक वर्गों में भोजन एवं व्यवहार संबंधी कोई कठोरता नियम लागू नहीं होते हैं। दो भिन्न वर्ग के व्यक्ति साथ साथ रह सकते हैं और भोजन कर सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। मैंने पहले बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया था, इसलिए मैं इस वीडियो में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा, उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा। और मैंने बहुत मेहनत की, ये तीसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ, तीसरी बार मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो को। पहला दूसरा चैप्टर पढ़ा दिया, 8वां 9वां पढ़ा दिया, अब 17वां और 18वां चैप्टर पढ़ाना है आपको, रिलीजन और लैंग्वेज। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। रिलीजन बता देता हूं मैं पहले आपको। रिलीजन आपको 236 नंबर पेज निकाल लेना है। धर्म की परिभाषा जॉनसन देते हैं। धर्म की परिभाषा, धर्म अति प्राकृतिक प्राणियों, शक्तियों, स्थानों और अन्य वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और रीतियों की सुसंगत प्रणाली है। ठीक है। और दुर्खिम क्या बताते हैं, धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों तथा आचरणों की वह संपूर्ण व्यवस्था है जो इन पर विश्वास करने वालों को एक नैतिक समुदाय में संपूर्ण करती है। रॉबर्टसन क्या बताते हैं, धर्म न तो अज्ञात शक्तियों का अस्पष्ट भय है और न ही भय की उपज है, बल्कि किसी समुदाय के सभी सदस्यों के साथ उस समुदाय की अच्छाई चाहने वाली ऐसी शक्ति के साथ संबंध है जो उसके नियम तथा आचार व्यवस्था की रक्षा करती है। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है धर्म की, इसको आपको समझना है और इसको याद नहीं करना। धर्म के मूल लक्षण, मूल तत्व कौन कौन से, अलौकिक शक्ति में विश्वास रखते हैं, बिलीफ इन सुपर नेचुरल पावर। ठीक है, अलौकिक शक्तियों से विश्वास का अनुकूलन, मैंस एडजस्टमेंट टू सुपर नेचुरल पावर। ठीक है, पवित्रता की धारणा, कंसेप्ट ऑफ सेक्रेडनेस, निषेध एवं पाप कर्मों की धारणा, कंसेप्ट ऑफ टैबूस एंड सिनफुल एक्ट। और मुक्ति की विधि, मेथड ऑफ सॉल्वेशन। धर्मों का वर्गीकरण, धर्मों का वर्गीकरण आपको पढ़ना है। इसमें ध्यान रखना है कि जो सार्वभौमिक धर्म होते हैं ना, वो तो चेंज होते रहते हैं। मतलब जैसे ईसाई हैं और बौद्ध हैं, और इसके अलावा जो है मुस्लिम जो हैं, जिसको हम इस्लाम बोलते हैं, ये जो है इनकी सदस्यता बदलती रहती है, तो ये सार्वभौमिक होते हैं। ठीक है, और नरजाति धर्म कौन से होते हैं, हिंदू है, शिंटो है, चीनी है, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं यहूदी है। ये नरजाति धर्म होती है, इनकी सदस्यता चेंज नहीं होती है। फिर जनजातीय धर्म, जनजाति जो प्राचीन जनजातियों द्वारा अपनाए गए थे वो जनजातीय धर्म है। जीववाद, सैनवाद और आध्यात्मिक। ये मैप आपको पढ़ना है ना,
इस मैप से आपको समझना है। ऊपर जो है ट्राइबल जनजातियां पाई जाएंगी और यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो है वो ईसाई जनजाति पाई जाएगी, ईसाई जाति पाई जाएगी। और हिंदू धर्म इंडिया और उसके आसपास पाया जाएगा। बौद्ध धर्म जो है वो चाइना वाले रीजन में पाया जाएगा और चीनी धर्म भी यहीं पाया जाएगा। शिंटो धर्म जो है वो जापान में पाया जाएगा। जनजाति धर्म मैंने आपको बता दिया है। विश्व के प्रमुख धर्म और उनका वितरण। ईसाई धर्म, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या ईसाई धर्म के अनुयायी है। विश्व के लगभग 30% जनसंख्या ईसाई धर्म की है। ये धर्म वाला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। यहूदी लोग पुरानी बाइबल और ईसाई लोग नई बाइबल में विश्वास रखते हैं। ठीक है। ईसाई धर्म की विशेषताएं बता देता हूँ मैं आपको। एकेश्वरवाद, ईसा मसीह में विश्वास, चर्च की महत्ता, निराकार ईश्वर में विश्वास, आत्मा की पवित्रता, समानता एवं भाईचारा। और फिर ये मैप आपको ध्यान रखना, मैप से भी पढ़ने हैं इसके। इस मैप में दिया हुआ है ईसाई धर्म का प्रचार पहले यूरोप में था, यूरोप से उत्तरी अमेरिका में गया, दक्षिण अमेरिका में गया और ऑस्ट्रेलिया में गया। ठीक है। फिर ईसाई धर्म के प्रमुख उपवर्ग। रोमन कैथोलिक, रोमन साम्राज्य द्वारा ईसाई धर्म का विस्तार जो है वो दक्षिणी यूरोप में हुआ और 4वीं शताब्दी में इसे रोमन साम्राज्य का आधिकारिक स्वरूप धर्म स्वीकार कर लिया गया। रोमन पोप के अधीन विकसित ईसाई धर्म के एक वर्ग को रोमन कैथोलिक बोलते हैं। ये पोप के अधीन है ना, और दक्षिण यूरोप में मोस्टली। और पूर्व कट्टरपंथी कहाँ पे है? 11वीं शताब्दी में पूर्वी चर्च की स्थापना हुई, जिसने पोप की सत्ता को स्वीकार करने से मना कर दिया। इसे पूर्वी कट्टरवादी चर्च के नाम से जाना जाता है। उस समय इसमें जेरूसलम, एंटियोक, सिकंदरिया और कुस्तुनतुनिया के धर्माध्यक्ष सम्मिलित थे और बाद में जो है मास्को के धर्माध्यक्ष भी इसमें सम्मिलित हो गए। कैथोलिक बता दिया, पूर्व कट्टरपंथी बता दिया। प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट कौन से होते हैं? 16वीं शताब्दी में ये नई शाखा है। जब प्रोटेस्टेंट धर्म का सुधार आंदोलन जोरों पर था तो ईसाई धर्म का पुनः विभाजन हुआ और उसका एक वर्ग प्रोटेस्टेंट के नाम से जाना जाता है। बाद में प्रोटेस्टेंट वर्ग भी स्थानीय एवं कालिक परिस्थितियों के अनुकूल कई वर्गों में विभक्त हो गया। उत्तरी पश्चिमी यूरोप और यूरोपियों के प्रवास द्वारा आवासित नए प्रदेशों उत्तरी अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में अधिकांश लोग। ठीक है ना। उत्तरी पश्चिमी यूरोप वाले जो और यूरोप से प्रवासित हुए उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में कुछ और ऑस्ट्रेलिया में, तो ये प्रोटेस्टेंट। ईसाई धर्म का प्रसार एवं विस्तरण। यहूदी धर्म में एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में हुआ है इसका ना। रोम में चर्च की धर्म व्यवस्था में पोप की सर्वोच्च अधिकारी के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। रोमन पोप के अधीन विकसित ईसाई धर्म के एक वर्ग को रोमन कैथोलिक पंथ कहते हैं। ठीक है। और प्रोटेस्टेंट कहाँ पे हैं? उत्तर पश्चिमी यूरोप प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों का प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि दक्षिणी यूरोपीय देशों स्पेन, पुर्तगाल आदि के उपनिवेश मध्य तथा दक्षिण अमेरिका में स्थापित हुए हैं, जिनके फलस्वरूप वहाँ रोम कैथोलिक शाखा का प्रचार हुआ है। ईसाई मिशनरियों के प्रयासों से पूर्वी अफ्रीका और फिलिस्तीन द्वीप समूह, आपको ये ध्यान रखना है कि पूर्वी अफ्रीका और फिलीपींस में कौन से पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कौन से पाए जाते हैं? चर्च वाले कौन से? रोमन कैथोलिक। ठीक है। उत्तर पश्चिमी यूरोप के जनसंख्या स्थानांतरण उपनिवेश स्थापना के प्रमुख उत्तरी अमेरिका, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा है, दक्षिण अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है। यहाँ पे जो है कौन से पाए जाते हैं? प्रोटेस्टेंट। 30% इनकी पॉपुलेशन। ईसाइयों की सर्वाधिक संख्या यूरोप में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और लैटिन अमेरिका में जो है वो कैथोलिक, रोमन कैथोलिक जो चर्च में विश्वास रखते हैं, पोप में बिलीव रखते हैं, वो पाए जाते हैं लैटिन अमेरिका में 93%। ठीक है। उत्तर पश्चिमी यूरोप के ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन आदि देश में प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के ईसाइयों की प्रधानता है। ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश जहाँ जहाँ रह चुके हैं वहाँ सामान्यतः प्रोटेस्टेंट जनसंख्या की अधिकता पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में प्रोटेस्टेंट धर्मावलियों की प्रधानता है। ये मैंने बता दिया, इसको वापस देख लेना, आप कोई दिक्कत नहीं। इस्लाम धर्म का बता देता हूँ, दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और इसका उदय 7वीं शताब्दी में हुआ था।
इसका विस्तार उत्तरी अफ्रीका तथा दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया में। आपको जो है मैप से देखना है कहाँ कहाँ पे है। सबसे ज़्यादा ईसाई हैं, फिर इस्लाम है, इसका ऑर्डर ध्यान रखना है आपको। सबसे ज़्यादा ईसाई, फिर इस्लाम, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर हिंदू, फिर बौद्ध, फिर चीनी और फिर निर्जातीय। सबसे ज़्यादा ईसाई, फिर इस्लाम, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर हिंदू आ जाएंगे, फिर बौद्ध आ जाएंगे, फिर चीनी परंपरागत और फिर निर्जातीय। ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना है। ये मैप ध्यान रखना है। इस्लाम का प्रसार कहाँ कहाँ पे हुआ, इस्लाम वाले कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इस्लाम वाले जो हैं वो उत्तरी अफ्रीका में पाए जाएंगे और मध्य पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं, और कुछ एक जो है वो पूर्वी द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ईसाई धर्म जो है इस्लाम धर्म जो है शिया और सुन्नी में बटा हुआ है। विश्व के लगभग 90% मुसलमान सुन्नी संप्रदाय से हैं और शेष 10% शिया संप्रदाय से हैं। ईरान में शिया संप्रदाय है। इस्लाम धर्म की विशेषता आप देख लेना। इस्लाम का प्रसार है, विश्व वितरण, वो मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ पे है। फिर भी एक बार थोड़ा सा और बता देता हूँ। भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार जो है 12वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य में मुस्लिम शासन काल में हुआ है। विश्व के इतिहास में धर्मांतरण द्वारा धर्म का विस्तार करते हैं ये लोग। अफ्रीका और एशिया में इनकी संख्या उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व एशिया में ना द्वितीय बृहत्तम धर्म है। इसकी पॉपुलेशन जो 23% पाई जाती है। विश्व के अधिकांश मुसलमान जो है वो उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी, दक्षिणी, मध्य तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में संकेंद्रित है। ठीक है, मुस्लिम जनसंख्या की दृष्टि से इंडोनेशिया बृहत्तम देश है। सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री अगर आपको पूछा जाए तो कौन सा है, इंडोनेशिया है। हिंदू धर्म अनुयायियों की संख्या की दृष्टि से ईसाई और इस्लाम धर्म के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है ये, है ना। निर्जातीय धर्म है, इसमें जो है वो चेंज नहीं होती है जाति वगैरह, सॉरी धर्म चेंज नहीं होता, कोई ग्रहण नहीं कर सकता, कोई त्याग नहीं सकता। ये जो इसमें त्याग सकते हैं लेकिन चेंज नहीं होता, धर्म चेंज नहीं होगा। हिंदू धर्म में हिंदू ही रहेंगे। हिंदू धर्म की प्रमुख विशेषताएं, धर्मशास्त्रीय विचार, थियोलॉजिकल आइडियाज होते हैं। एकेश्वरवाद तथा बहुदेशवाद, मोनोथीज्म और पॉलीथीज्म पाया जाता है इसमें। आइडल वर्शिप होती है, मूर्ति पूजा होती है। अहिंसा, नॉन वायलेंस होता है। संस्तरण, पदानुक्रम, हायरार्की होती है। आश्रम व्यवस्था होती है। ठीक है, पुरुषार्थ होता है, संस्कार होते हैं, शुद्धिकरण की व्यवस्था होती है, मंदिर टेम्पल होते हैं, दाह संस्कार होता है हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म का प्रसार है, विश्व वितरण है। हिंदू धर्म एक नरजातीय धर्म है जो मूलतः जन्म पर आधारित है और इसकी सदस्यता व्यक्ति के जन्म से निर्धारित होती है और किसी भी धर्मी को हिंदू धर्म बनाना वर्जित है। ठीक है ना, हिंदू वाले हिंदू ही रहेंगे। यद्यपि आर्य समाज आदि कतिपय संगठनों ने इसके लिए कुछ प्रावधान किया है किंतु वह प्रक्रिया भी सरल नहीं है। अतः हिंदू धर्म का प्रसार वहीं तक सीमित है जहाँ हिंदू परिवार स्थानांतरण द्वारा पहुंच गए हैं। ठीक है, हिंदू धर्म मोस्टली कहाँ पे है वो मैं आपको बता देता हूँ। मोस्टली इंडिया में है, उसके बाद में जो है वो ब्रिटिश काल में कृषि तथा बागानों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिजी आदि देशों में गए और बृहत से परिवार वहाँ बस गए हैं ना। और कुल पॉपुलेशन कितनी है हिंदू धर्म की, 14.3%, 14% अप्रोक्स। बौद्ध धर्म भारत में इसकी उत्पत्ति हुई 5वीं शताब्दी में और इसके प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। ठीक है, बौद्ध धर्म की 4 मान सत्य होते हैं। ये कौन कौन से हैं? सभी प्राणी किसी न किसी दुख से दुखी है। जन्म, व्याधि, बुढ़ापा, मरण, प्रिय या इच्छित वस्तु का न मिलना, प्रिय वियोग आदि सभी दुख है ना। इच्छा, तृष्णा, आसक्ति आदि दुख के कारण है। इच्छाओं पर नियंत्रण तथा तृष्णा एवं आसक्ति के त्याग द्वारा दुख से निवारण संभव है। और बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग से दुखों पर नियंत्रण आ सकता है। अष्टांगिक मार्ग आप देख लेना। और ये जो है वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है, ये वाला, ये मैप आपको ध्यान रखना। इंडिया है, इंडिया से ये जो है वो चाइना साइड में गया, थाईलैंड साइड में गया और थोड़ा बहुत
इसके चीन के आसपास के क्षेत्रों में भी पाया जाता है ये। और कर्मकांड का विरोध करते हैं ये लोग, कर्मवाद में विश्वास रखते हैं, पुनर्जन्म में मोक्ष में बिलीव करते हैं, निर्वाण की प्राप्ति में विश्वास रखते हैं, पगोड़ा और बौद्ध विहार बनाते हैं। बौद्ध धर्म का प्रसार एवं वितरण। भारत बौद्ध धर्म की जन्मस्थली है। पांचवी सदी आएगा, यहाँ पे सती नहीं आएगा। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध द्वारा संस्थापित बौद्ध धर्म को राजधर्म और विश्व धर्म बनाने में सम्राट अशोक का महत्वपूर्ण योगदान है। तो सम्राट अशोक और कनिष्क का योगदान इसमें महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म चीन में पहले से प्रचलित कन्फ्यूशियसवाद और ताओवाद से मिल गया है, ठीक है ना। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो बता देता हूँ। एशिया में बौद्ध धर्म के अनुयायी दक्षिण एशिया, भारत, नेपाल, श्रीलंका, दक्षिण पूर्वी एशिया, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। मध्य एशिया में तिब्बत, पूर्वी एशिया, चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, मंचूरिया, मलेशिया आदि के विस्तृत भूभाग में पाए जाते हैं। यहूदी धर्म जो है वो जेरूसलम सबसे प्राचीन धर्म इसको हम बोलते हैं। और ये कौन सा धर्म है? नरतात्विक धर्म है। हिंदू धर्म की तरह है, इसमें भी चेंज नहीं होता है। एक नरजातीय धर्म है यहूदी धर्म। ईसाई धर्म का जन्म यहूदी धर्म के स्थानांतरण पर परिवर्तन से हुआ है। विश्व की कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत 0.05 है। चीनी धर्म नरजातीय धर्मों की श्रेणी में आता है। चीनी लौकिक धर्म धार्मिक की तुलना में नैतिक और दार्शनिक अधिक है और चीन का प्रमुख धर्म है। कन्फ्यूशियस धर्म और ताओ धर्म चीन के अन्य प्रमुख धर्म है। विश्व की लगभग 4.9% जनसंख्या चीनी लोक धर्म के अंतर्गत आती है, ठीक है। चीनी लोक धर्म में विश्वास रखने वाले 95% लोग चीन में पाए जाते हैं। कुछ समूह मंचूरिया, कोरिया, ताइवान आदि में पाए जाते हैं। कन्फ्यूशियस धर्म जो है वो मोस्टली जापान में पाया जाता है। ताओ धर्म भी चीन में पाया जाता है। शिंटो धर्म जापान का प्राचीन धर्म है जो प्रकृति और पूर्वजों की पूजा में विश्वास करता है। यह एक नरजातीय धर्म है जिसकी सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है। जनजातीय धर्म अज्ञानता, अंधविश्वास आदि पर आधारित होते हैं। विश्व की लगभग 3.4% जनसंख्या जनजातीय धर्म को मानने वाली है। लगभग 66% ये लोग जो है वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। धर्मनिरपेक्षता, जिसको सेकुलरिज्म बोलते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का कोई निश्चित धर्म नहीं होता है और उसके लिए सभी धर्म समान होते हैं। इसका तात्पर्य धर्महीनता या नास्तिकता से कदापि नहीं है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता की आवश्यक तत्व है रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता, सांसारिकता, वर्ल्डलीनेस, समानता और बंधुत्व, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, लॉज, फ्लेक्सिबिलिटी। धर्मनिरपेक्षता समाज की विशेषताएं क्या क्या? धार्मिक स्वतंत्रता, समाज समान आचरण, धार्मिक हस्तक्षेप का अभाव, तार्किकता का महत्व, लोकतंत्र में विश्वास, मानवतावादी दृष्टिकोण, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा। धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत को जो है वो धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, ठीक है। अब भाषा वाला चैप्टर आ गया है। भाषा में आप जो है वो पेज नंबर निकाल लीजिए और कुछ नहीं पढ़ना, इसमें इम्पोर्टेंट भी नहीं है। कौन सी भाषा कहाँ पाई जाती है ये इसका क्वेश्चन बनता है। मैं आपको बता देता हूँ ये भाषा वाला ये क्लासिफिकेशन आपको ध्यान रखना है। ये देखो मैंने कितने अच्छे से पढ़ा है इसको, इसमें से ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना। यही पढ़ना है। इंडो यूरोपियन इंडो ईरानी भाषा परिवार, भाषा संघ का नाम है इंडो यूरोपियन
और इंडो ईरानी इसकी भाषा है। भारतीय समूह इसमें आ जाएगा, जिसमें हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, कश्मीरी, असमी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, मराठी, उड़िया, सिंहेली आ जाएंगे। फिर ईरानियन भाषा परिवार है, इसमें फारसी, कुर्दिश, बलूची, ताजिक आ जाएंगी। और लैटिन या रोमन इसमें से पूछते हैं क्वेश्चन। पुर्तगाली, स्पेनी, फ्रेंच, इटालियन, रोमानियन, प्रोवेंकल और कैंटेलन। जर्मनिक भाषा परिवार, इसमें उत्तरी जर्मनिक में आ जाएंगी आइसलैंडिक, नॉर्वेजियन, स्वीडिश और डेनिश। पूर्वी जर्मनिक में आ जाएंगी गोथिक। पश्चिमी जर्मनिक में आ जाएंगी निम्न जर्मन, जर्मन, डच, डच फ्लेशिप और अंग्रेजी, स्कॉट, प्राचीन सेक्शन और एंग्लो सेक्शन। फिर बाल्टो स्लेविक, इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी? बाल्टिक आ जाएंगी, लेटिस और लिथुआनियन आ जाएंगी। स्लेविक में आ जाएंगी पोलिश, पोलिवियन, चेक, स्लोवाक, रूसी। इसमें से है ना, लैंग्वेज वाले में से आपको 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपके एग्जाम में। फिर है सेल्टिक, आयरिश, वेल्स, स्कॉट, कार्निश, ब्रिटान, गायलिक। ठीक है। फिर है हेलेनिक, हेलेनिक में आ जाएगी यूनानी। अब है चीनी तिब्बती परिवार, चीनी आ जाएगा जिसमें मंडारिन, कैंटोलिन, हक्का, मिनहू है। और तिब्बती आ जाएगा तिब्बती, शेरपा, सिक्किमी, लेप्चा। बर्मी आ जाएगा बर्मी, अकारणीज, कोरेन आ जाएंगे इसमें। अफ्रीकाई भाषा परिवार, अफ्रीकी एशियाई, अफ्रीकी एशियाई भाषाई संघ जिसमें सेमेस्टिक है। सेमेस्टिक में पूरी सेमेस्टिक में आ जाएंगी अकादिन, बेबीलोनियन। उत्तरी सेमेस्टिक में आ जाएंगी हिब्रू, फोनेशियन। दक्षिणी सेमेस्टिक में आ जाएंगी अरबी, सकोत्री, टाइग्री। मिस्री में आ जाएंगी मिस्री, काप्टिक। कुशिटिक में आ जाएंगी सोमाली, डोनाकिल, सेडोमा। चाडविक में आ जाएंगी होसा और नाइजीरियाई। अफ्रीकन में कौन कौन सी आ जाएंगी? नाइजर कांगो, नाइजर कांगो में अटलांटिक है, इसमें है ओलाफ, टेपनी, फुलानी आदि अटलांटिक तटीय भाषाएं। फिर जो है वोल्टाइक आ जाएगी। वोल्टाइक में आपको पढ़ना है वोल्टा, घाना, ये आपको याद रखना है पूरा। बेनो नाइजर में आएगी स्वाहिली, थोंगा, चुआन और बांटू। सूडानी में आ जाएंगी पूर्वी चारी नील, इसमें डिंका, सिलुक, लंगो मसाई, तुर्कान आ जाएगी। मध्य चारी नील में मघेंटो आ जाएंगी। सहारा में आ जाएंगी टेगा, कंतूरी, डाजा, सोंगाई, बादाई। फिर क्लिक भाषाएं, क्लिक भाषा खोइसिन है, इसमें हॉटिंटेंट और संदावी आ जाएंगी। यूराल अल्टाई भाषाई संघ है जिसमें फिन्नो उग्रिक है। फिन्नो उग्रिक में चेरेमिस, पर्मीनियन, फिनिश, लेपिक, हंगेरियन, गोगोल आ जाएंगी। फिर तुर्किक, तुर्किक में कौन सी आएंगी? अल्टाई, किर्गिज, कनाक, उज्बेक, तुर्केनियन, तुर्की, अजरबैजानियन। मंगोलिक है, मंगोल डोंगर आ जाएंगी। तंगुलिक में जो है मंचू और तुजुक आ जाएंगी। और द्रविड़ मलय बहुभाषीय भाषाई संघ में द्रविड़ है। द्रविड़ में तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, टोडा, कोटा, अंडमानी आदि आ जाएंगी। और मलय में जो है मलय भाषा, इंडोनेशियाई, सुमात्री, फार्मोसा, बालिनी, जापानी आ जाएंगी। और मलेनेशियाई, मेलोनेशिया में कौन सी आएंगी? न्यू कैलिडोनियन, न्यू हेब्रिडाई और सोलोमन आ जाएंगी। माइक्रोनेशियाई है जिसमें मार्शल है, गिलबर्ट है, कैरोलियाई है। और पोलिनेशियाई है जिसमें टोंगा, समून, मूरी, हवाई, फुर्चुना आदि आ जाएंगी। अब आधे एशियाई भाषाई संघ में युकागिर है। युकागिर में टुंड्रा, कोलियाना आ जाएंगी। और चुकची है, चुकची में जो है वो चुकची, पोरियाक, आयनू और कमचाइड और गिलायक आ जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने एक ही क्लास में सामाजिक भूगोल को पूरा करवा दिया है। मैं उन्हीं चीज़ों को पढ़ रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपकी एग्ज़ाम में आने वाली हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ों को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको यही चीज़ें पढ़नी है। और एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको कंप्लीट ज्योग्राफी करवाऊँगा, पॉलिटिकल ज्योग्राफी और पॉपुलेशन ज्योग्राफी मैंने ऑलरेडी करवा दी है। सोशल ज्योग्राफी मैंने आज आपको करवा दी है। मैंने जो शेड्यूल डाला है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो है वो संपूर्ण ज्योग्राफी करवाऊंगा। पहले ह्यूमन की ब्रांचेज करवाऊंगा, उसके बाद में अन्य चीज़ें करवाऊंगा और मैं आपको पूरा बुक से बताऊंगा। आप ये जो कोचिंग्स के नोट्स वगैरह इनके बारे में डोलते हो ना, घूमते हो ना इधर उधर, उसका कोई मतलब नहीं है। आपका इंटरव्यू कॉल भी नहीं होगा। अगर आपको आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में 100% सिलेक्शन चाहिए तो आपको बुक पढ़नी होगी।
और बुक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और जो कौन सी बुक मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी बता रहा हूँ, कौन सा चैप्टर है वो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको सिंपली बुक खोल के बैठना है और उसमें से पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और जो फालतू की चीज़ें वो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ज्योग्राफी बाई IS सिंह हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, जिसको आप सब्सक्राइब करें, और ज्योग्राफी बाई जय सिंह हमारे AP एप्लीकेशन का नाम है, जिसको आप जो है वो डाउनलोड करें। और हमारी कोर्सेज असिस्टेंट प्रोफेसर नेट JRF स्कूल लेक्चर के लिए चल रहे हैं, उन सभी को आप ज्वाइन होएं, उन सभी कोर्सेज में आप इनरोल होएं। और टेट सीरीज आप कंप्लीट हो चुकी है मोस्टली, और टेट सीरीज की फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, आप कम फीस में मेरे से जुड़ सकते हो। और ज्योग्राफी बाई IS सिंह मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, आप मेरे से जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।